नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एपीएस यानी अपर निजी सचिव की एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आने जा रही है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है, गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, यानी कि कुल मिला के एक बहुत रेपुटेड या जिसे आम भाषा में कहते हैं कि एक बहुत रसूखदार पोस्ट है। ऐसी एक वैकेंसी आने जा रही है जिसकी आमतौर पर आप लोगों को सूचना मिल ही गई होगी। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन सभी बातों से एक स्टेप आगे की बात है, यानी कि इस वैकेंसी में क्या अनिवार्य अर्हताएं हैं और उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए अगर नहीं भी अभी तक प्रिपेयर हैं तो उसके साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ समझने के साथ साथ हम लोग यह भी समझेंगे कि यह हमारी आरओ एआरओ की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे वो कितना मैचिंग उसका सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हमारी ऑलरेडी वहाँ पे तैयार हो जाएगी या यहाँ पे तैयार करेंगे तो उधर तैयार हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या आपसी समन्वय हम लोग बैठा सकते हैं और फाइनली हम लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग उस लिहाज से क्या करें। जबकि अभी वैकेंसी का केवल अखबारों के माध्यम से हमें यह सूचना मिल रही है, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है दोनों ही वैकेंसी का, परंतु आना निश्चित है। तो इस संबंध में अभी हम लोग क्या करें कि आप लोगों की इसकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके इन दोनों ही एग्जामों की। तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात देखिए कि इसमें जो अनिवार्य अर्हताएं मांगी गई हैं वो आप लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी कि सबसे पहले इसमें CCC मांगा गया है। CCC एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि ज़्यादातर मेरा अनुमान है कि जो जो यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली जो यूपी SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग ज़रूर इस सर्टिफिकेट कोर्स को पास किए ही होंगे। और जो लोग अभी तक ना भी किए हों उनसे भी मेरा यह आग्रह है कि इसमें बहुत ज़्यादा, इट हार्डली टेक्स अराउंड 3 मंथ्स का प्रोसेस है जिसमें आपका पूरा सर्टिफिकेट भी बन के आ जाता है। और अभी तो आपका इसके जो एपीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की संभावना है वही लगभग 1 महीने या 1.5 महीने भी उसमें लग सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि CCC सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए वो आप आराम से इसको पा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग मांगी जाती है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो ये दोनों भी इसकी अनिवार्य अर्हताएं हैं। इसमें देखिए तो इसमें हमारी जो विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में जो भी कोर्सेज चलाए जाते हैं, आपके भी आसपास में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो शॉर्ट हैंड सिखाते होंगे, तो उन सभी में मैंने ये पता किया कि आमतौर पे वहाँ पर जो लिमिट है, जो कोर्स की ड्यूरेशन रहती है वो 6 मंथ्स की ही रहती है। इस संबंध में मैंने अपने यहाँ के एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान जो शॉर्ट हैंड की कोचिंग चलाते हैं उनके टीचर से बात की है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये वास्तव में 6 मंथ में आराम से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, अगर वो उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत, यानी वो लोग साथ में 2 घंटे का होमवर्क भी देते हैं। अगर आप लोग होमवर्क के साथ साथ उसको क्लासेस अटेंड करते हैं अपने नियर बाई किसी भी एरिया में, तो आप लोग उसको निश्चित तौर पे 6 महीने के भीतर ही सीख सकते हैं। वो तो इतना बड़ा कोचिंग है कि उनके पास उतनी जगह नहीं है बच्चों को बैठा पाने की, इसलिए वो लोग की मजबूरी भी है कि वो 6 महीने में निकाल देते हैं, इतना वो लोग ट्रेंड कर देते हैं 6 महीने में। तो यहाँ पर देखिए कि आपकी जो वैकेंसी आनी है और साथ ही वैकेंसी के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा फाइनली, उसमें अभी लगभग 6 से 8 महीने का समय है। तो ये बात आप पूरी तरह से दिमाग से निकाल दिए कि शॉर्ट हैंड और CCC कोई ऐसी अनिवार्य अर्हताएं हैं जो कि आप लोग इसके लिए नहीं एलिजिबल हैं। ये दोनों ही अर्हताएं ऐसी हैं जो कि आप लोग अभी से भी अगर उसमें लग जाएंगे तो आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यह समझने के लिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में देखिए आप लोग, सबसे पहली बात कि पेपर इसका एक जो होता है उसमें क्या रहता है, तो हिस्ट्री आपकी 10 नंबर की रहती है, पॉलिटी 10 नंबर की, साइंस 10 नंबर की, ज्योग्राफी 10 नंबर की, मैथ्स 10 नंबर की और करंट अफेयर्स 10 नंबर का। पेपर 1 जो 100 मार्क्स का होता है टोटल, उस 100 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और पेपर 3 होता है। तो ये सभी 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स में जो पहला पेपर है, 100 मार्क्स में से 60 नंबर जो है वो सीधा सीधा वही सिलेबस है जो आपका आरओ में आता है, तो उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बाकी के 40 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या चीजें हैं। तो एक तो एब्रीविएशंस, यानी किसी भी जो संक्षिप्तियां होती हैं, किसी भी अगर मान लीजिए कोई टर्म है, एनबीएफसी है, तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो वो यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन की पूछ ली जाए, हो सकता है कि किसी योजना की पूछ ली जाए। ऐसे करके यहाँ पर इसको 10 नंबर का ये आता है
और इसी प्रकार से बुक्स और राइटर्स 10 नंबर का आता है। इंपॉर्टेंट सिटी मेमोयर्स एंड बिल्डिंग्स, स्मारक वगैरह, ये सब 10 नंबर का आता है। और स्पोर्ट्स का 10 नंबर का आता है। ये चारों भी आप देखेंगे तो कमोवेश ये आपके आरओ की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, परंतु इनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता है, यानी कि ये आपको इसमें मतलब इस प्रकार का एग्जैक्टली वहां पे इतने ज्यादा प्रश्न नहीं मिलते हैं, परंतु कुछ हद तक अब मेमोयर्स हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं, स्मारक वगैरह जो भी होते हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं या फिर किताबें हैं, तो वो वहां पर भी पूछी जाती है। परंतु यहां पर आपको थोड़ी सी उसकी अतिरिक्त तैयारी करनी होती है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। यह आसानी से कवर हो सकता है। ये आपके जो जीएस पढ़ने का ही एक हिस्सा है। जीएस में ही आर्ट एंड कल्चर से इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आर्ट एंड कल्चर आरओ के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा। उसी के साथ ये एब्रीविएशंस वाला है, ये आपका इकोनॉमी वगैरह से काफी हद तक कवर हो जाएगा। आगे देखेंगे पेपर टू जो है इसका हिंदी का है, हिंदी और निबंध का। तो हिंदी आपको भी पता है कि आरओ का जो पेपर होता है उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। अब उसमें जो मेंस और प्री का अगर एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो वही कॉम्बिनेशन यहां पे रख दिया गया है, यानी कि वहां पर भी आपको गद्यांश मिलता है, उसका शीर्षक मिलता है, उस पर आधारित प्रश्न रहते हैं। यहां पर भी वही चीज है 20 नंबर की। संक्षेपण या सारांश, दोनों में थोड़ा सा बुनियादी अंतर है, लेकिन कमोवेश दोनों एक ही है। तो संक्षेपण जो है एक बहुत छोटी सी ट्रिक होती है उसको समझने की, तो वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। संक्षेपण भी आपका आरओ में ही तैयार हो जाता है। पत्र आपको पता है कि आरओ में बहुत डिटेल में करना है, तो यहां पर वो बहुत कम अंक का है, 10 नंबर का है, जबकि आरओ में ये होता है आपका 24 नंबर का। तो आरओ में ये 24 का ही होता है जी। मुहावरे आप देखेंगे, मुहावरे वहां पे भी 10 नंबर के होते हैं, यहां पे भी 10 नंबर के हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आप देखेंगे कि प्री में भी दिखता है, मेंस में भी दिखता है। शुद्ध अशुद्ध प्री में भी, मेंस में भी है। पर्यायवाची और विलोम शब्द यहां पर संख्या उसकी कम है, बहुत 5 ही नंबर का है, जबकि वहां पर इसकी भी ये 20 नंबर का हो जाता है प्री की, अगर हम बात करें आरओ के प्री एग्जाम की। उसी प्रकार से ये सब आपका मिलके हो गया 75 नंबर। 25 नंबर का यहां पर आपको निबंध रहता है। आरओ में आप देखेंगे तो 120 नंबर का निबंध रहता है, तो यहां पर भी उसका वेटेज कम है, परंतु सिलेबस आप देखिए, हिंदी का पूरा सिलेबस, आपका पेपर 2 का पूरा सिलेबस आपको आपकी आरओ परीक्षा की अगर आप सीरियस तैयारी करते हैं तो उससे आपको पूरा कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से जीएस का भी लगभग पूरा सिलेबस आपको आरओ की ही तैयारी से कवर हो जाएगा। जो पेपर 3 है उसमें आप देखिए कि कंप्यूटर पर बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए रहती है, तो उसमें कंप्यूटर आपके आरओ की परीक्षा में मेंस में आता ही है कंप्यूटर वहां पर। हालांकि वहां पे वो 10 नंबर का होता है, यहां पे ये 100 नंबर का है, और लेकिन आपको कंप्यूटर पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वो 10 नंबर का हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 5 ही नंबर का है, पर्यायवाची विलोम शब्द 5 नंबर का ही है, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 नंबर का ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ के चले जाएंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर अगर आरओ के मेंस में 10 नंबर का आता है तो आपको पढ़ना रहेगा ही। बस ये है कि आप इसको यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका एपीएस के लिए भी तैयार हो जाएगा और आरओ के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो इसलिए अब अगर सिलेबस के कंपैरिजन करने के बाद में एक निष्कर्ष को हम लोग को समझना हो तो उसको देखिए। सबसे पहली बात कि एपीएस जो है वो आरओ का ही एक प्रकार से, एपीएस का जो सिलेबस है वो आरओ के सिलेबस का ही एक छोटा भाई है। यानी कि अगर आप आरओ की तैयारी करते हैं तो एपीएस की भी तैयारी आपकी उसके साथ साथ हो जाएगी। उसके साथ ही देखिए, तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक ये प्रश्न बड़ा उठता है कि अभी क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए, अभी एपीएस की नियमावली में संशोधन वगैरह हुए हैं, अभी वो जल्दी ही आने की संभावना है, परंतु एक अनुमान है कि हो सकता है आपकी आरओ की वैकेंसी वो पहले आ जाए। दूसरी बात कि जो आरओ का सिलेबस है उससे उसके अंतर्गत ही ये एपीएस का सिलेबस का ज्यादातर हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। यानी आरओ के ये एपीएस है तो ये आरओ है, ज्यादातर सिलेबस का हिस्सा अगर कंप्यूटर को हटा दे तो इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो आरओ के सिलेबस के अंदर ही है। आरओ का पेपर भी थोड़ा उसका लेवल ज्यादा अच्छा आता है, टफ आता है। तो इसलिए अगर आप इस समय आरओ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ये अगर कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये कर रहे हैं और प्लस आरओ की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये समझ लीजिए कि एपीएस की भी आपकी पूरी तैयारी लगभग हो रही है। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज और करना जरूरी है, वो है निबंध। अगर आप निबंध भी साथ में ही लेके चल रहे हैं
तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक समग्र तैयारी हो रही है, न केवल प्री की बल्कि मेंस की भी। क्योंकि आरओ में आप मेंस के ज़्यादातर पोर्शन को पहले ही कवर कर लेते हैं। जब आपकी प्री की तैयारी होती है उससे मेंस का काफ़ी हद तक वेटेज कवर हो जाता है हिंदी और जीएस के माध्यम से। कुछ जो चीज़ें बची रहती हैं वो आरओ के मेंस में जो 3 महीने का समय मिलता है, 3 से 4 महीने का, उसमें आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए पत्र हुआ या गद्यांश हुआ, संक्षेपण या सारांश लेखन, ये सभी चीज़ें मेंस के ही टाइम पर तैयार कर सकते हैं। परंतु जो चीज़ वहाँ पर नहीं तैयार हो पाती है वो है निबंध। तो जाहिर सी बात है उतना कम समय रहता है तो लोग निबंध को ही इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि निबंध थोड़ा सा मतलब अप्रत्याशित टाइप का है कि उसमें आप चाहे मतलब कैसा लिख पाएंगे ये थोड़ा सा समझना मुश्किल रहता है, और निबंध की तैयारी रातों रात होती भी नहीं है। तो इसलिए निबंध एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसको भी साथ में लेते हुए चलें, साथ ही साथ आरओ की अपना तैयारी जो आप जीएस और हिंदी कर रहे हैं उसको करते चलें, और साथ ही में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ये दोनों भी करते चलें। तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, निबंध सीख रहे हैं और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी एपीएस की एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी साथ साथ ही हो रही है। तो ये हमारा एक निष्कर्ष था ये समझने के लिए कि आप इन दोनों की तैयारी एक साथ में कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। एक सूचना आप लोगों को और देनी है कि निबंध की तैयारी के लिए हमारा पेड बैच शुरू होने जा रहा है। इससे संबंधित डिटेल्स जो हैं वो हमारे एक वीडियो में निबंध के माध्यम से वो समझाई गई हैं कि निबंध में उस पेड बैच में क्या क्या चीज़ें होंगी, कब से ये बैच शुरू होने वाला है, जल्द ही आप लोगों को फर्दर डिटेल्स आप लोगों को हमारे चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।